हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर बोल लो, यूनिट 3 का। ठीक है, तो यूनिट 3 हम लोग स्टार्ट करें फॉर ऑफ HAP1। तो HAP1 मीन्स ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1। ठीक है, उसका लेक्चर नंबर 1 है। ये 2 पार्ट में या 3 पार्ट में, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा लेक्चर होगा उस हिसाब से। ठीक है, और बाकी ये बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये HAP1 का यूनिट 3 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो चलिए देखते हैं। तो ब्लड, इसमें तो हम पढ़ेंगे क्या, बॉडी फ्लूइड्स के बारे में। नाम से समझ में आ रहा है बॉडी फ्लूइड्स। अब ध्यान से सुनना, बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं। बॉडी फ्लूइड्स जैसे बॉडी फ्लूइड, बॉडी के अंदर कौन कौन से फ्लूइड है, हमारा ब्लड है, ठीक है, लिम्फ है, तो बहुत सारी चीजें। तो हम लोग बेसिकली इसमें हम लोग देखने क्या वाले, ब्लड और उसके फॉर्मेशन, ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन, ये सब पूरी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये न्यू लेक्चर। तो ब्लड, ब्लड क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग ब्लड पढ़ना। ब्लड क्या होता है, ब्लड क्या होता है बेसिकली, ब्लड, ब्लड क्या होता है, ब्लड क्या होता है, एक स्पेशल, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। पहली बात तो ये है, तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। तो ब्लड क्या होता है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इसमें फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ये स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। और होता क्या है, ये किससे डिराइव्ड होता है, ये मेसोडर्म से डिराइव्ड होता है, डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म, डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। ठीक है, तो ये मेसोडर्म से डिराइव्ड होता है, ये मेसोडर्म से। तो ये एमसीक्यूज में, वाइवा में पूछा जा सकता है कि ब्लड क्या होता है। ब्लड एक तरीके का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है और कहाँ से डिराइव होता है, मेसोडर्म से डिराइव होता है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब एक टर्म इससे जुड़ा हुआ रहता है, इसकी स्टडी को, ब्लड, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू या उसके डिसऑर्डर्स के बारे में स्टडी करने के लिए एक टर्म होता है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी क्या होता है, हिमेटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज और उसके डिसऑर्डर्स पढ़ना। ये किसके अंदर आता है, ये आता है हिमेटोलॉजी के अंदर। हिमेटोलॉजी क्या होता है पता चला, ब्रांच ऑफ साइंस में। ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। हिमेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज एंड डिसऑर्डर रिलेटेड टू देम इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी। तो उसके अंदर आता है ये हिमेटोलॉजी के अंदर। ठीक है, ये आपको समझा यहाँ तक। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड के बारे में। ब्लड के प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ये क्या है, मीन्स थोड़ा ये प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या है उसका, टेम्परेचर, बाकी ये सब चीजें, कलर, ये सब बात कर रहे थे। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। अब ब्लड का प्रॉपर्टीज क्या है, चलिए देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टीज आता है कलर। कलर क्या होता है हमारा, ये इसका ब्राइट रेड होता है, किसके अंदर, ब्राइट रेड, ब्राइट रेड होता है किसके अंदर, आर्टरीज के अंदर। और डार्क रेड होता है किसके अंदर, वेन्स के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स के अंदर ऐसे ऐसे कलर होता है, आपको ध्यान रखना है। ये टोटल बॉडी मास का 8% होता है। 8% ऑफ पूरा बॉडी मास, जितना भी हमारा मास होता है उसका 8% हमारा ब्लड कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका पीएच रेंज ध्यान रखना है, 7.35 से लेके 7.45 तक। ठीक है, ये आपको एक चीज ध्यान रखना है। फिर आपको क्या करना है, आपको टेम्परेचर इसका बताना है 38 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जा सकता है तो फ़ारेनहाइट में होता है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये क्या होता है, वाटर से, अगर विस्कोसिटी की बात करूं, विस्कस कितना होता है, अगर कंपेयर करूं मैं वाटर के साथ, इसका विस्कस होता है 3 to 4 टाइम्स ज्यादा होता है देन वाटर। क्या, विस्कोसिटी, क्या मैं बात कर रहा हूँ, विस्कस नेचर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर पूरे बॉडी में कितना ऑलमोस्ट होता है, 5 to 6 लीटर हमारे पूरे, ये मीन्स बॉडी में ब्लड होता है 5 to 6 लीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में, कि ब्लड कैसे कैसे डिवाइडेड है, कैसे कैसे क्या है, वो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए रफ कर रहा हूं मैं आपको, ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है, पूछा जा सकता है एमसीक्यूज पर्पस से। अब मैं बात करूं कितना होता है, टोटल 8% होता है। मैंने बोला था 8%, देखो
मैं बात करूं अगर पूरे बॉडी मास की, बॉडी मास मान लो 100% है, ठीक है, ये 100% है हमारा बॉडी मास, उसमें से 8% हमारा होता है ब्लड, 8% क्या होता है ब्लड, और बाकी के 92% क्या होता है अदर बॉडी फ्लूइड्स या टिश्यूज बोल लो, ठीक है, अदर फ्लूइड्स या टिश्यूज बोल लो, अदर टिश्यूज एंड फ्लूइड्स। फिर ये 8% के अंदर हम देख लेंगे, ठीक है, ये रफ कर रहा हूं मैं, 8% के अंदर देखेंगे क्या होता है। यहां तक समझा कि पूरे बॉडी मास का 8% हमारा ब्लड कहलाता है, और ब्लड वो 8% के अंदर अब परसेंटेज देखेंगे कि कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है वो देखेंगे। तो हमारा ब्लड है 8%, उसके अंदर प्लाज्मा, ठीक है, ऐसे सीधा लिख देता हूं प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा होता है इसके अंदर ऑलमोस्ट 55%, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कितने होते हैं इसके अंदर, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं 45%। ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब 55% का भी अगर मैं देखूं इसके आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रोटीन्स कितने होते हैं 7%, प्रोटीन्स होते हैं 7%, वाटर होते हैं 91.5%, और 1.5% हमारा होता है अदर सॉल्यूट्स। ठीक है, ये सब आपको बेसिकली कहाँ से मिलेंगे, टॉर्टोरा बुक से आपको मिल जाएगा, ठीक है, जितने भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ वो टॉर्टोरा बुक से मिल जाएगा। ये तीन ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, तो ये प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की भी फर्दर अगर क्लासिफिकेशन बात करूं तो एल्बुमिन, एल्बुमिन कितना होता है 54%, ग्लोबुलिन्स 38%, और फिब्रिनोजेंस 7%, और अदर्स की बात करूं 1%। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है। वाटर पढ़ लिया। अदर सॉल्यूट्स में क्या क्या आते हैं, अदर सॉल्यूट्स में जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, अदर सॉल्यूट्स में ये 1.5% के अंदर ही है सब। न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट्स, रेगुलेटरी प्रोडक्ट्स, गैसेस, ये सब इसके अंदर। फिर मैं अगर बात करूं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में पहले आते हैं, इतना हो गया, रफ कर दूं इतना, देखो तो प्लाज्मा 55% है, उसके अंदर प्रोटीन, वाटर और अदर सॉल्यूट्स होते हैं। प्रोटीन होते 7%, वाटर होते 91.5%, और अदर सॉल्यूट्स में होते 1.5%। प्रोटीन की बात करूं तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन, ये तीन मेन है। इसके परसेंटेज आपको याद रखना है 54, 38, 7। और मैं इलेक्ट्रोलाइट्स और ये अदर सॉल्यूट्स में क्या क्या आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, रेगुलेटरी प्रोटीन्स और गैसेस, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, पहले ये रफ कर लेते हैं और बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं, ठीक है, तो देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में पहला आते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है, क्या आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कितना होते हैं, ऑलमोस्ट 1.5 टू 4 लैक्स होते हैं, लैक्स में होते हैं। फिर मैं अगर बात करूं वाइट WBCs की बात करूं तो वो कितना होते हैं 5 to 10 के होते हैं। और मैं अगर रेड ब्लड सेल्स की बात करूं, RBCs की बात करूं, RBCs होते हैं ऑलमोस्ट 4.5 to 5.4 मिलियन RBCs होते हैं। ये बात कर रहे हैं हम लोग पर, ये जितने भी हम लोग ये ऑलमोस्ट बात करें वो बात कर रहे हैं हम लोग पर माइक्रोलीटर की, पर माइक्रोलीटर। तो ये इसके नंबर है, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करूं तो आगे फर्दर इसके क्लासिफिकेशन है। पहला आता है न्यूट्रोफिल्स, इसके परसेंटेज आपको ध्यान रखना है 60 to 70%। लिम्फोसाइट्स, ये ऑलमोस्ट होता है 20 to 25%। और मोनोसाइट्स ये होते हैं 3 to 8%। और ये होते हैं इयोसिनोफिल्स,
ये होता है 2 to 4%, और एक हमारा होता है बेसोफिल 0.5 to 1%। ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखना है आपको। ये तो ये आपको परसेंटेज आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होता है। 45% का अगर मैं बात करूँ प्लेटलेट्स की, डब्ल्यूबीसी की, आरबीसी की, तो ऐसे सब डिस्ट्रीब्यूशन आपको ध्यान रखना है। डब्ल्यूबीसी का फर्दर ये परसेंटेज आपको ध्यान रखना है, और प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का नंबर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो और क्या क्या नंबर है पर माइक्रोलीटर ये आपको दिया गया है। ये आपको टेबल कहाँ मिल जाएगा, आपको टोटोरा बुक में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। अभी ये सब हम लोग ने फ्लो चार्ट के थ्रू कॉम्पोजिशन देखा। अब थियोरी में भी आप सेम चीजें लिख सकते हो कि अगर ऐसे फ्लो चार्ट्स में भी आप बना सकते हो, और जब बनाने के बाद थोड़ा थियोरी के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स के फॉर्म में, तो मुझे ये टेलीग्राम या व्हाट्सअप कर देना, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको चाहिए ऐसा करके बता देना, तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आगे बढ़े, बात करें फंक्शंस ऑफ ये प्लाज्मा की। चलिए, अभी तक हम लोग ने पढ़ा क्या, ब्लड की प्रॉपर्टीज, ब्लड क्या होता है वो, उसका डेफिनेशन, हिमेटोलॉजी देखा, फिर ये हम लोग ने पढ़ा उसका कॉम्पोजिशन ये फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में। चलो अब आगे के फर्दर पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा मीन बेसिकली जो जो प्लाज्मा के अंदर है, उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके क्या क्या फंक्शन है बेसिकली वो देख रहे हैं। तो वाटर क्या करता है, वाटर का फंक्शन है एब्जॉर्ब, ट्रांसपोर्ट, रिलीज एंड रिलीज हीट। तो वाटर क्या करता है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और रिलीज करता है हीट को। ये चीज का ध्यान रखना है। फिर एल्बुमिन क्या करता है, एल्बुमिन, एल्बुमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन्स क्या करता है, ग्लोबुलिन्स डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है ना। फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन की बात करूं तो फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन में क्या आते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, फिब्रिनोजन में। और फिर इलेक्ट्रोलाइट्स में, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूं तो ये क्या करते हैं, पीएच बफरिंग। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो फंक्शन ऑफ ब्लड में प्लाज्मा के अंदर की बात करूं तो वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब, ट्रांसपोर्ट, रिलीज हीट। और ये क्या करता है, एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में, ग्लोबुलिन हमारा डिफेंस मैकेनिज्म में, और फिब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में, और इलेक्ट्रोलाइट्स पीएच बफरिंग में। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसी। बात करते हैं फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसी। देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी के फंक्शंस। तो पहला आता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स के अंदर क्या आता है, न्यूट्रोफिल्स के अंदर आता है ये करते क्या, न्यूट्रोफिल पहले लिख लेते हैं, इसके अंदर आते क्या क्या, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, फिर आते हैं लिम्फोसाइट्स, फिर आते हैं मोनोसाइट्स। अब मैं बात करूं न्यूट्रोफिल्स की तो पहला आता है फैगोसाइटोसिस। ये करता क्या है, फैगोसाइटोसिस, किसका, माइक्रोब्स का फैगोसाइटोसिस करता है थ्रू लाइसोजाइम। बेसिकली आपको ये सब चीजें याद ही रखना है। तो ये ऑक्सीडेंट्स, तो ये इन दोनों के हेल्प से क्या करता है, ये फैगोसाइटोसिस करता है। और योसिनोफिल्स क्या करता है, ये किसके अगेंस्ट काम करता है, हिस्टामिन के अगेंस्ट काम करता है एलर्जिक रिएक्शंस में। तो एक्ट्स अगेंस्ट इफेक्ट्स ऑफ हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शन।
ये आपको ये सबके फंक्शंस आपको ध्यान रखना है। बेसोफिल्स क्या करते हैं, बेसोफिल्स क्या करते हैं, ये इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इन्वॉल्व इन इंटेंसिफाइंग इन्फ्लामेशन। लिम्फोसाइट्स की बात करूं तो लिम्फोसाइट्स किस में काम करते हैं, अगेन मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स, मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स। मोनोसाइट्स की बात करूं तो ये क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करता है ऑफ माइक्रो थ्रू द लाइसोजाइम और ऑक्सीडेंट। यूसिनोफिल्स क्या करता है, हिस्टामिन के अगेंस्ट काम करता है एलर्जिक रिएक्शंस में। बेसोफिल्स की बात करें तो बेसोफिल्स क्या करता है, इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होता है। लिम्फोसाइट्स की बात करूँ तो मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स, और मोनोसाइट्स की बात करूँ तो फैगोसाइटोसिस करता है। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना। ना आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसी हो गया, अब फंक्शंस ऑफ ब्लड देख लेते हैं। ब्लड के फंक्शंस देख लेते हैं, फंक्शंस ऑफ ब्लड। मेजर 3 इसके फंक्शंस हैं। पहला आता है ट्रांसपोर्टेशन, मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं, ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा आता है रेगुलेशन, फिर तीसरा आता है प्रोटेक्शन। ठीक है, तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन में क्या इसका ब्लड का फंक्शन है, जैसे आपका पता है, आपको CO2 O2 न्यूट्रिएंट्स हो गए, गैसेस हो गए, फिर बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। फिर रेगुलेशन में जैसे पीएच, टेम्परेचर, ये सब में भी रेगुलेशन करता है। पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो ये सब किससे रेगुलेशन होता है, ब्लड के थ्रू ही रेगुलेशन होता है। फिर प्रोटेक्शन की बात करूँ तो प्रोटेक्शन में जैसे आते हैं, इसमें डब्ल्यूबीसीज होते हैं जो ये इम्यून रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हमारे मतलब बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स, अगेन एंटीजन। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन में भी हेल्प कर रहा है, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स इसके अंदर है, ये प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। जैसे इसके अंदर प्रोटेक्शन में क्लॉट्स भी आते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं ना, जैसे एक्सेसिव ब्लड लॉस होने से बचाते हैं। तो ये भी मीन्स प्रोटेक्शन का भी काम है, रेगुलेशन का भी काम है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम है। तो ये 2 मार्क्स या 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है फंक्शन ऑफ ब्लड में। तो ये आपको ध्यान रखना, मेजर आपको इसको इलेबोरेट करना है। मेजर ये 3 ही फंक्शन है, और आपको इसको इलेबोरेट करना है कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारी चीजें, रेगुलेशन, प्रोटेक्शन, जो भी एक्सप्लेन किया बस उसको अच्छे से नोट डाउन करना, लिखना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा हीमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी तक हम लोग ने पढ़ा क्या, ये फंक्शंस ऑफ ब्लड, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं हीमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस भी बोलते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। मैं सीधा वो बनाता हूँ, आप इसको थ्योरी के भी फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हीमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस, ये आपको ध्यान रखिए। चलिए तो स्टार्ट करें। इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो भी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज मींस ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को ही हम लोग बोलते हैं हीमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस। ये आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करें, तो पहला आता है हमारा, ये आपको एक फ्लो चार्ट आपको दिखेगा टोटोरा में। ठीक है, आपको एक ये होमवर्क देता हूँ, टोटोरा में जाना, टोटोरा के बुक के अंदर खोलना और ये वाला चैप्टर खोलना, और उसके अंदर ना एक फ्लो चार्ट आपको मिलेगा हीमोटोपोइसिस का या हीमोपोइसिस टॉपिक के अंदर, वो आपको प्रैक्टिस करना है लिख कर। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना वो चीज़ का। ये आपको होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो आप ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो मैं इस पर फिर भी हम बना लेते हैं। तो पहला आते हैं प्यूरिपोटेंट सेल्स। जैसे अब मैं बात करूं हीमोटोपोइसिस की या हीमोपोइसिस की, तो इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। इसके अंदर ये आता है, इसके अंदर एक फ्लो चार्ट है जो आपको टोटारा बुक से रेफर करता है।
मैं आपको साथ में एक्सप्लेन भी करते चलता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना है वो टोटोरा बुक के अंदर, ठीक है। स्टार्ट करें तो हीमेटोपोइसिस के अंदर आता है एक आता है प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, जो कोई भी सेल्स में वो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बन जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं और एक स्पेसिफिक सेल्स बनाते हैं। तो स्टेम सेल्स क्या होते हैं, एक ऐसे सेल्स के मास होते हैं जो डिवाइड करके एक पर्टिकुलर सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्मेशन करते हैं। तो वही हम लोग स्टार्ट करें प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल्स की। तो प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल्स है हीमेटोपोइसिस स्टार्ट करें और इसके अंदर है प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल। अब आपको ध्यान क्या रखना है, पहला आता है प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल के अंदर दो चीज आता है, एक होता है माइलॉइड स्टेम सेल्स, माइलॉइड स्टेम सेल्स, और एक आता है, जैसे एक माइलॉइड स्टेम सेल्स होता है, दूसरा क्या होता है हमारा लिम्फॉइड स्टेम सेल, लिम्फॉइड स्टेम सेल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर माइलॉइड स्टेम सेल्स, तो ये प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसमें डिवाइड होते हैं, ये माइलॉइड स्टेम सेल्स और लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। लिम्फॉइड स्टेम सेल्स किस किस को गिव राइज करते हैं, मींस किस किस को बनाते हैं, हमारे बनाते हैं एक तो टी सेल्स, बी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स, ये सब बनाते हैं। तो ये किसमें फर्दर डिवाइड होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स में, फिर बी लिम्फोसाइट्स में, फिर नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स में, लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट, यहाँ पर भी ब्लास्ट आ जाएगा क्योंकि ये फॉर्मिंग सेल्स है, ये आगे जाके किसी सेल्स को गिव राइज करेंगे, ये ब्लास्ट सेल्स कहलाते हैं। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, लिम्फोसाइट स्टेम सेल्स किसको किसको गिव राइज करते हैं, टी लिम्फोब्लास्ट, बी लिम्फोब्लास्ट और नेचुरल किलर, ये नेचुरल किलर लिम्फोब्लास्ट, ये सबको गिव राइज करते हैं। फिर ये फर्दर ब्लास्ट है ना, ये फर्दर और एक सेल्स को फॉर्म करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे टी लिम्फोसाइट्स, जिसको टी सेल्स भी बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट्स। बी सेल्स देते हैं बी लिम्फोसाइट्स को, और टी ये नेचुरल किलर सेल्स देते हैं हमारे नेचुरल किलर सेल्स को। तो ये फर्दर गिव राइज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है लिम्फॉइड स्टेम सेल्स का। तो प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, एक होता है माइलॉइड स्टेम सेल्स और एक होता है लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। ये फर्दर तीन सेल्स को, ये थ्री फॉर्मिंग सेल्स को देते हैं गिव राइज, और क्या करते हैं, ये ब्लास्ट सेल अगेन साइट में कन्वर्ट होते हैं। तो टी लिम्फोब्लास्ट कन्वर्ट होते हैं टी लिम्फोसाइट, ये एक्चुअल सेल है हमारा, ठीक है, ये एक्चुअल सेल है बी टी लिम्फोसाइट, और ये हमारा नेचुरल किलर सेल। ये आपको इतना चीज ध्यान रखना है। फिर हम लोग बात करते हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स की। तो ये मैं लिम्फॉइड स्टेम सेल्स का रफ कर दे रहा हूँ, और बात करते हैं हमारा माइलॉइड स्टेम सेल, क्योंकि ये फर्दर बहुत सारे क्लासिफिकेशन है माइलॉइड स्टेम सेल। अब इसमें आते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, जो आपको ये डायग्राम में दिखा होगा टोटारा बुक के। तो एक कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स होते हैं, चलो वो देख लेते हैं। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स ये फर्दर किस में डिवाइड होते हैं, ध्यान से सुनना यहाँ पर। माइलॉइड स्टेम सेल, माइलॉइड स्टेम सेल्स, माइलॉइड स्टेम सेल्स के अंदर आता है पहला CFUE मीन्स इरेथ्रोसाइट्स फॉर्मेशन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, फिर CFU मैग मेगेलोब्लास्ट, और CFU GM मीन्स ग्रेन्युलोसाइट्स बोल सकते हैं। GM का मतलब क्या होता है, बेसिकली GM का मतलब होता है ग्रेन्युलोसाइट्स, जो भी ग्रेन्युलोसाइट्स मैक्रोफेज होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस वाले टॉपिक के अंदर कि ब्लड सेल्स कैसे फॉर्मेशन होते हैं। तो हम लोग ने बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट्स मीन्स लिम्फोसाइट्स वाले काम कर लिए, जो लिम्फोसाइट स्टेम सेल्स बना रहे होते हैं, और ये माइलॉइड स्टेम सेल्स फर्दर बाकी के सेल्स को गिव राइज करते हैं। कैसे, पहला है ये CFU, ये सब क्या कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स होते हैं, ये सब
तो एक इरेथ्रोसाइट्स को देते हैं, एक मेगलोब्लास्ट, ये मेगलोब्लास्ट जो कि फर्दर प्लेटलेट्स को फॉर्मेशन करते हैं, और ये इसके अंदर आते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और मैक्रोफेजेस इसके अंदर आते हैं, ये सब उसको गिव राइज करते हैं। तो पहला आता है इरेथ्रोसाइट्स के अंदर, तो ये अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके पहले ब्लास्ट सेल फॉर्मेशन होता है, तो प्रो इरेथ्रोब्लास्ट बनता है, इससे बनता है फिर इरेथ्रोब्लास्ट, फिर इससे बनता है इरेथ्रोसाइट्स। यहां तक ध्यान रख लिया। अब बात करते हैं आगे की, CFU, ये मेगलोब्लास्ट क्या करता है, पहले मेगा कार्योब्लास्ट बनता है, कार्योब्लास्ट, फिर उससे बनता है मेगा कार्योसाइट्स, फिर बनता है हमारा प्लेटलेट्स। तो ये हो गया, ये इसका भी फॉर्मेशन हो गया, इसका भी फॉर्मेशन हो गया। अब बात करते हैं हमारा ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर कौन सा आते हैं, चलो वो देख लेते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स में आते हैं पहले, चलो ये रफ कर देता हूँ, आपको ध्यान रखना, CFE, फिर प्रो इरेथ्रोब्लास्ट, फिर इरेथ्रोब्लास्ट और इरेथ्रोसाइट्स, फिर यहाँ पर CFU मैग, यहाँ पर मेगा कैरियोब्लास्ट, फिर मेगा कैरियोसाइट्स और फिर प्लेटलेट्स, ऐसा फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा इसकी, दैट इज ग्रेन्युलोसाइट मेगा, ये ग्रेन्युलोसाइट्स और मैक्रोफेजेस के सेल्स कैसे बनते हैं, वो इसके थ्रू बनते हैं, ये वाले कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स से बनते हैं। तो पहला आता है हमारा इयोसिनोफिल्स, वो किससे बनते हैं, इयोसिनोफिलिक माइलोब्लास्ट, इयोसिनोफिलिक माइलोब्लास्ट, फिर इससे और एक बनता है बेसो, नाम से आपको समझ में आ रहा है ये कौन से सेल्स देने वाले, ठीक है। तो बेसोफिल्स माइलोब्लास्ट, फिर आते हैं सिंपल नॉर्मल माइलोब्लास्ट, फिर आते हैं मोनोब्लास्ट, ठीक है। तो ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स फर्दर ये 3 सेल्स को गिव राइज करते हैं। ब्लास्ट मतलब ये फर्दर एक सेल्स को गिव राइज करना, जैसे इयोसिनिक माइलोब्लास्ट ये फर्दर किसको देगा, इयोसिनोफिल्स को देगा। तो नाम से समझ में आ रहा है, इयोसिनोफिल्स को गिव राइज करेगा, ये करेगा बेसोफिल्स को, बेसोफिल्स ये करता है माइलोब्लास्ट किसको, न्यूट्रोफिल्स को देता है, और मोनोब्लास्ट किसको देता है, मोनोब्लास्ट इज मोनोसाइट्स को देता है। फिर मोनोसाइट से भी फर्दर एक सेल बनता है मैक्रोफेज। आपको ध्यान रखना है, मोनोसाइट जब मोनोसाइट क्या करते हैं, बेसिकली जहां पर साइड ऑफ इंजरी है, जहां पर इंफेक्शन हो गया है, उधर जाते हैं और मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, मैक्रोफेज। और बी सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो मैंने लिम्फोब्लास्ट में बनाया था बी सेल्स, जो बी सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्लाज्मा सेल्स में। आपको ध्यान रखना है, बी सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। वैसे ही मोनोब्लास्ट यहाँ पर किस में कन्वर्ट होते हैं, मोनोसाइट्स, यहाँ पर मैक्रोफेज में कन्वर्ट होते हैं। तो बहुत सारे सेल्स बन गए हमारे, तो यही हम लोग पढ़ रहे हैं हीमोपोइसिस के अंदर। यहाँ पर बहुत सारे हमारे ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन कैसे होते हैं वो देख लिए। तो हमारा मेन होता है प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, जो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, माइलॉइड स्टेम सेल्स और एक होता है हमारा लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। फिर लिम्फॉइड स्टेम सेल्स फर्दर बी लिम्फोब्लास्ट, टी लिम्फोब्लास्ट और हमारा एन के लिम्फोब्लास्ट में कन्वर्ट होता है, वो फर्दर फिर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है कि कौन कौन से सेल्स को ये गिव राइज करेंगे। फिर हम बात करते हैं लिम्फॉइड स्टेम सेल्स की बात करूँ, लिम्फॉइड स्टेम सेल्स की बात करूँ तो इसमें हम लोग बात करते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, ठीक है। तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स की बात करूँ तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स में आते हैं पहला CFU, इसमें CFUE होता है, CFU हमारा क्या होता है, CF मेगा कैरियोस और CFGM मीन्स ग्रेन्युलोसाइट और मैक्रोफेजेस इसके अंदर होते हैं। तो ये वो वाले सेल्स देंगे जो ग्रेन्युलोसाइट्स और मैक्रोफेजेस होते हैं, और ये वो देंगे, ये हमारे प्लेटलेट्स देंगे, ये हमारा इरेथ्रोसाइट देगा। और कैसे देगा वो हम लोग ने देख लिया। जीएन का वैसे हम लोग ने पहले वाले थोड़े मिनट पहले हम लोग ने ये भी देखा, ये भी देखा और ये भी देखा। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कैसे कैसे सेल्स
किस किस में डिवाइड होके क्या क्या बन के क्या क्या फॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन से सेल्स। ये हमारा था हेमेटोपोइसिस। अब फर्दर हम लोग स्पेसिफिकली आगे देखेंगे कि आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो पूरा अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और यही सब आपको अच्छे से क्या करना है, अच्छे से थ्योरी के फॉर्म में भी लिखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा था पूरा हेमोपोइसिस। फिर बात करते हैं आगे की। ठीक है, अब बात करते हैं हार्मोन्स का क्या रोल है ये हेमोपोइसिस के ऊपर, वो देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, वो कैसे रोल करते हैं हेमेटोपोइसिस में, वो देख लेते हैं। एक आता है हम लोग को पढ़ना है इराइथ्रोपोइटीन, जो अगेन नाम से समझ में आ रहा है किस में हेल्प करता है, कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, इराइथ्रोसाइट्स, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाता है। बेसिकली आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। थ्रोम्बोपोइटीन, थ्रोम्बोपोइटीन ये किस में हेल्प करेगा, ये प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। आपको ये दो चीजें क्या करना है, ध्यान रखना है। इराइथ्रोपोइटीन आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, थ्रोम्बोपोइटीन ये ऐसा हार्मोन है जो प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, ये हीमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स, इन दोनों को क्या बोलते हैं, जिस मतलब पहले आपको एक होता है हीमो, देखो ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना। पहले आता है हीमोपोइटीन, हीमोपोइटीन जो आरबीसी के नंबर को बढ़ाता है, जो और थ्रोम्बोपाइटीन जो क्या करता है, प्लेटलेट्स के नंबर को बढ़ाता है। इतना चीज आपको ध्यान रखना है। और रही बात पीडीएफ अगर चाहिए रहेगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, कि आपको वो टर्म्स का मीनिंग आपको ध्यान रखना है, वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं वाइवा में, सिनॉप्सिस में। तो पहला आता है इराइथ्रोपोइसिस, क्या होता है इराइथ्रोपोइसिस। रोल देख लिया, दो दो हार्मोन्स के रोल देख लिए। अब बात कर रहे थे इराइथ्रोपोइसिस क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी वो होता है इराइथ्रोपोइसिस। फिर इराइथ्रोपीनिया ये पूछा जा सकता है क्योंकि कंफ्यूजन होता है इसमें। इराइथ्रोपीनिया क्या होता है, पीनिया हमेशा कम नंबर को बताता है, तो आरबीसी का अगर कम नंबर हो गया तो उसको बोलते हैं इराइथ्रोपीनिया। और पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया क्या होता है, आरबीसी का नंबर अगर बढ़ गया तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया, आरबीसी का नंबर घट गया तो इराइथ्रोपीनिया। और अगर मैं बात करूं ये प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी की, तो इराइथ्रोपोइसिस। अब मैं बात करूं फर्दर, अब ये आरबीसी के रिलेटेड था। अब मैं बात करूं अगर डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड, कि मैं बात करूं डब्ल्यूबीसी का क्या है, ल्यूकोपोइसिस की बात करूं तो अगेन ये क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। फिर ल्यूकोपीनिया, अगेन पीनिया आया तो क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का नंबर कम होता है। और ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाना। और ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर जहां पर एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाता है, किसका, पैथोलॉजिकल इंक्रीज होता है। मींस अगर ब्लड कैंसर ये तो कुछ डिजीज के कारण बढ़ा है ना, तो अगर डिजीज के कारण पैथोलॉजिकली कोई इंक्रीज हो गया हमारे डब्ल्यूबीसी के अंदर, तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। ठीक है, और ये अगर ऐसे ही नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी बढ़ गए तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और ये दोनों ही क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी के नंबर बढ़ने को ही हम बोलते हैं, लेकिन ये ब्लड कैंसर के टाइम पे बढ़ता है ल्यूकेमिया, और डब्ल्यूबीसी ऐसी अगर नंबर बढ़ गया है डब्ल्यूबीसी का तो ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। और डब्ल्यूबीसी का नंबर कम हो गया तो ल्यूकोपीनिया, और प्रोडक्शन डब्ल्यूबीसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा प्लेटलेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में। थ्रोम्बोपोइसिस, अगेन इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, फिर आता है एक टर्म थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया।
अगेन पी है तो मतलब क्या हो गया, प्लेटलेट्स का नंबर कम हो गया। और थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस इसका मतलब होता है प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ जाना। ठीक है, अब मैं बात करता है, अब बात करते हैं आरबीसी के रिलेटेड। अब पूरा आरबीसी से रिलेटेड हम देखेंगे, उसके प्रॉपर्टीज, उसके फंक्शंस और उसके ये उसका फॉर्मेशन सब देखेंगे। तो ये इन जनरल था, यहाँ तक क्लियर है। हम लोग ने बहुत सारी टॉपिक्स अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, तो आरबीसीस का पढ़ते हैं, नहीं तो आरबीसीस का चलो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, अभी बस इतना ही रखते हैं। और पर्टिकुलर आरबीसी के ऊपर एक पूरा टॉपिक आ गया जहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज, उसका फंक्शंस, पूरा उससे रिलेटेड फॉर्मेशंस, इरेथ्रोपोइसिस सब उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।